इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम आप लोगों को क्या बताया था कि जहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं किसी भी स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस या दोनों का, दो स्टेट का मिक्सचर भी हो सकता है, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या था कि इस सिस्टम में कोई भी अगर चेंज आ रहा है, जैसे कि वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है, प्रेशर में चेंज आ रहा है या टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो इस तरह के प्रोसेसेस को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रोसेसेस होते हैं ये किस तरह के नियमों का पालन करते हैं या इन पे कौन से नियम लगते हैं वो आप लोग इसमें देखोगे। ठीक है, तो पहला, सबसे पहले इसमें क्या है? 3 नियम है। जो सबसे पहला नियम है उसको हम कहते हैं 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर कोई भी दो अलग अलग सिस्टम है, ठीक है, सेपरेट सिस्टम्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और वो किसी एक थर्ड कॉमन सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, तो वो दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें 2 तरह की वॉल्स हमने लगाई हैं, 3 सेक्शन हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये वाली जो वॉल है जो ए और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में है, ये आपकी आइसोथर्मल वॉल है। आइसोथर्मल वॉल का मतलब क्या हो गया? कंडक्टिंग हो गई। हीट एनर्जी ए से सी में जा सकती है और सी से वापस ए में भी जा सकती है। इसी तरह से बी से सी में आ सकती है और सी से वापस बी में जा सकती है। तो यहाँ पर हमने आइसोथर्मल वॉल लगाई है और यहाँ पर हमने ए और बी के बीच में एडियाबैटिक वॉल लगाई है। यानी कि एडियाबैटिक का मतलब हो गया हीट का फ्लो इस वॉल के थ्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर ए और सी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ए और बी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ए और सी के बीच में एक थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी और सी के बीच में भी एक थर्मल इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर ए और बी में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे। ये आपका क्या है? 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि दूसरा नियम है आपका। ठीक है, इसको जानने से पहले आपको इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा का पता होना ज़रूरी है। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? देखिए, कोई भी सिस्टम अगर होता है, जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पे रहते हैं लेकिन कंपन करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है? ऑसिलेशन की वजह से एक इंटरनल एनर्जी आ जाती है, तो दैट इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड। ठीक है, लिक्विड और गैसेस में क्या होता है? कंपन भी होता है और मोशन भी करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स लिक्विड और गैस में अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा सकते हैं। तो इन अलग अलग मोशन की वजह से कंपन, ऑसिलेशन या ट्रांसलेटरी मोशन जो रेखीय गति होती है, या रोटेटरी मोशन, रोटेशन भी कर सकते हैं, तो इन सब की वजह से सिस्टम में जो एक आंतरिक ऊर्जा आ जाती है, जो इंटरनली एक एनर्जी आ जाती है, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिससे कि जैसे हीट इंजन होता है, जिससे हम क्या करते हैं? वर्क लेते हैं, हम उसमें हीट सप्लाई करते हैं, जिससे कि क्या करता है? इंजन आगे की तरफ वर्क करता है। ठीक है, बेसिकली जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, स्कूटर हो गया, कार, ट्रक, बसेस, सब में क्या है? हीट इंजन्स का यूज़ होता है, पिस्टन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसी मशीनरीज़ हैं, ऐसे इंजन हैं जो वर्क करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो किसी भी सिस्टम पे जो वर्क करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसमें जब हम हीट की सप्लाई करते हैं, तो जो भी हीट वहाँ पर एब्जॉर्ब होती है सिस्टम के थ्रू, उसमें से कुछ पार्ट जो होता है उसका, उस हीट एनर्जी का जो आप सप्लाई कर रहे हो, वो क्या करेगा? उस सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। यानी कि कुछ पार्ट जो होता है वो यूज़ हो जाता है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। ठीक है, और बाकी का जो दूसरा पार्ट होता है उससे आपका क्या होता है? सिस्टम के थ्रू वर्क डन होता है। दैट मीन्स अगर हम ये मान रहे हैं कि जो सिस्टम है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? डेल्टा क्यू,
जिसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो हमने मान लिया यहाँ पर डेल्टा यू, ठीक है। और जो एक्सटर्नल वर्क यहाँ पर हो रहा है उस सिस्टम के थ्रू वो कितना है, डेल्टा डब्ल्यू। तो जो भी आपने हीट सप्लाई या कह सकते हो हीट एब्जॉर्ब यहाँ पर हुई है वो इक्वल हो जाएगी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के सम पर, टोटल जो है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, जो भी एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, या सिस्टम जितनी भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो पूरी तरह से वर्क में कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, वर्क को फिर भी एक अप्रॉक्सीमेटली तो इक्विवेलेंट अमाउंट की हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट से इक्विवेलेंट अमाउंट यानी कि जितनी हीट सप्लाई कर रहे हो उतनी ही आप वर्क जो है वर्क डन, यानी कि या कह सकते हो 100% हीट को आप वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वर्क को फिर भी हम अप्रॉक्सीमेटली हीट में लगभग कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ सिस्टम्स की हेल्प से, लेकिन हीट को 100% कन्वर्ट हम नहीं कर सकते हैं वर्क डन में, क्योंकि कुछ पार्ट जो होता है हीट का वो हमेशा किस में यूज़ हो जाता है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और कुछ पार्ट यूज़ हो जाता है वर्क डन करने पे। अब यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन हम लेकर चलते हैं वो क्या क्या होती है, यानी कि कब हम हीट को पॉजिटिव लेंगे, कब वर्क डन पॉजिटिव लेंगे और कब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर आप सिस्टम में हीट को सप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स अगर सिस्टम क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू को हम क्या लेकर चलते हैं, पॉजिटिव लेकर चलते हैं। अगर सिस्टम से हीट को ड्रॉ किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, तो हम डेल्टा क्यू की वैल्यू को नेगेटिव लेकर चलेंगे। अगर मान लीजिए किसी सिलेंडर में गैस है, एनक्लोज्ड है, और गैस वहाँ पर क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, तो गैस क्या करेगी, जो पिस्टन उसमें अटैच होगा उस पर एक फोर्स लगाएगी, यानी कि यहाँ पे जो वर्क होगा वो गैस के थ्रू होगा, बाय द गैस होगा। तो अगर बाय द गैस है यानी कि एक्सपेंशन का केस है तो हम वर्क डन पॉजिटिव लेंगे, और अगर कंप्रेशन है तो जो वर्क होगा वो गैस के ऊपर करना आपको पड़ेगा, तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव लेंगे, और अगर टेम्परेचर घटता है तो इंटरनल एनर्जी को नेगेटिव लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ये एक्चुअल में बेसिकली जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, क्योंकि आपने क्या देखा कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। दैट मीन्स जो भी आपने हीट एनर्जी सप्लाई की है उसमें कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ हो गया है और कुछ पार्ट जो है वहाँ पर वर्क डन में यूज़ हुआ है। तो आप एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो हम यहाँ पे सिर्फ एनर्जी को क्या है, दो अलग अलग फॉर्म्स में तोड़ रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी उतनी ही है, टोटल अगर हम देखें जो भी सप्लाई की थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, सम पार्ट इनटू इंटरनल एनर्जी एंड सम पार्ट इनटू वर्क डन। तो सम इनका जो है वो जो एनर्जी आपने सप्लाई करी थी उसके बराबर ही है। एनर्जी को ना तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ना ही अलग से क्रिएट किया जा रहा है। तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और तीनों स्टेट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों पर इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा था डी क्यू एंड डी डब्ल्यू, दैट मीन्स डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू जो है, यहाँ पर डेल्टा क्यू है जो आप अमाउंट हीट का दे रहे हो, डेल्टा डब्ल्यू कितना अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है। ये दोनों चीज़ें पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, जो भी आपने प्रोसेसिंग की है उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेगा कि इनकी वैल्यूज़ क्या होगी। लेकिन इंटरनल एनर्जी क्योंकि ये डिपेंड करती है पार्टिकल्स का किस तरह का उसमें मोशन है, सॉलिड है तो अलग तरह से होगा, लिक्विड है अलग तरह से होगा। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो डिपेंड करेगा किस पे, पाथ पर। ठीक है, हीट सप्लाई और वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ डिपेंडेंट होती है। उसके बाद अगर हम इस पूरे लॉ को देखें, फर्स्ट लॉ को, तो इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं इसकी आती हैं।
देखो एक तो इस लॉ को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि हीट का फ्लो कहाँ से किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दैट मीन्स हमने क्या पढ़ा है कि हमेशा हीट जो होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। लेकिन इस लॉ की हेल्प से हम ये नहीं स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हीट का फ्लो जो होता है वो हाई से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। दूसरा हमने ये तो देख लिया कि हीट जो है पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन हम कितना परसेंटेज उसका, ये जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसका कितना पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी यहाँ से हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। पहली स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे वो कैल्विन ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क फ्रॉम अ बॉडी बाय कूलिंग इट टू अ टेम्परेचर बिलो द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। यानी कि किसी भी बॉडी या कोई भी सिस्टम जो है उससे आप कंटिन्यूस वर्क की सप्लाई नहीं ले सकते हो, उससे वो कंटिन्यूसली वर्किंग नहीं रह सकता है अगर उसका टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हो जाता है। जैसे कि हीट इंजन का अगर हम एग्जांपल लें तो हीट इंजन को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में देख सकते हैं। एक होता है सोर्स यानी कि हॉट रिजर्वेयर, जहाँ से हीट एनर्जी की सप्लाई होती है, ठीक है। दूसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस, कोई भी गैस या लिक्विड केमिकल वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो वो होता है वर्किंग सब्सटेंस। और तीसरा होता है कोल्ड रिजर्वेयर जिसको हम सिंक बोलते हैं, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस से को हीट कहाँ से मिलती है, सोर्स से। कुछ पार्ट उसका वर्किंग सब्सटेंस किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में, और कुछ जो है उसका वो किस में चला जाता है, सिंक में चला जाता है, ठीक है। अब आपको पता हीट एनर्जी जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करती है। अगर सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर के बराबर हो जाए, यानी कि अगर Tx और Ty एक दूसरे के बराबर हो जाए तो वर्किंग सब्सटेंस पे कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो एफिशिएंसी होगी इस हीट इंजन की, एफिशिएंसी मतलब इसकी कैपेबिलिटी जो होती है, काम करने की जो क्षमता होती है वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इसको कोई भी हीट नहीं मिलेगी। तो ये किसकी वजह से है, कैल्विन स्टेटमेंट यही कहता है कि अगर कोई भी जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर आप सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम कर देते हो तो आप उससे कंटिन्यूस वर्क की सप्लाई नहीं ले सकते हो। जब तक सोर्स का टेम्परेचर सिंक से ज़्यादा होगा तभी तक ही यहाँ पर हीट का फ्लो सोर्स से सिंक की तरफ हो सकता है और वर्किंग हो सकती है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हम पढ़ेंगे। क्लॉसियस ने जो स्टेटमेंट दी थी, इन्होंने क्या कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मशीन अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, कोई भी हम ऐसी मशीन को नहीं डिज़ाइन कर सकते हैं जो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफ़र कर सके बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स जो हम घर में यूज़ करते हैं या AC यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, कूलिंग देते हैं ना। तो कूलिंग किस तरह से देते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो कोल्डर बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है और हॉटर बॉडी यानी कि एटमॉस्फेयर की तरफ उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। लेकिन ये वर्किंग सब्सटेंस जो है बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना इलेक्ट्रिकल पावर के ये कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता और उसको एक्सट्रैक्ट करके हॉटर बॉडी यानी कि एटमॉस्फेयर में नहीं भेज सकता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसी मशीन जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या AC होते हैं, जब तक आप उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करते हो, स्विच ऑन नहीं करोगे उसका, तब तक वो कूलिंग इफेक्ट नहीं देते हैं। दैट मीन्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के हॉटर बॉडी यानी कि एटमॉस्फेयर में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्लॉसियस की स्टेटमेंट यही थी कि हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, एजेंसी के नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो प्लांक्स की स्टेटमेंट है, जिन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा कोई भी हीट इंजन डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं जो पूरी तरह से हीट एनर्जी, जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकें। जैसे आपने देखा था ना, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यानी कि जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो आप किस में कन्वर्ट कर पाते हो, वर्क में कर पाते हो, और कुछ पोर्शन जो होता है वो उसका हीट इंजन अगर हम देखेंगे तो उसका सिंक में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कोई भी हीट इंजन हम इस तरह का कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं जो कि पूरी की पूरी हीट एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसको 100% वर्क में कन्वर्ट कर सकता हो। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट थी, कैल्विन की स्टेटमेंट, क्लॉसियस की स्टेटमेंट या प्लांक की स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट जो हैं वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ही हैं। अलग अलग स्टेटमेंट्स दी थी लेकिन तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही रिप्रेजेंट करती हैं और इक्विवेलेंट हैं, एक ही मीनिंग है। अगर आप इनको रिलेट करोगे तो सबका मीनिंग क्या है, एक ही है। किसी भी कोल्ड बॉडी से आप हॉट बॉडी में हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो और पूरी तरह से हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो किसी भी हीट इंजन के अंदर, ठीक है। देखिए हीट इंजन कैसे वर्क करता है, जैसे कि अभी बताया था, इसमें हम 3 एलिमेंट मान सकते हैं। एक होता है सोर्स, यानी कि हॉट रिजर्वेयर आपका होता है जिसका टेम्परेचर हाई होता है, हाँ, और एक होता है इसका वर्किंग सब्सटेंस, कोई भी केमिकल या गैस यहाँ पर हो सकती है, और सिंक होता है जिसका टेम्परेचर हॉट रिजर्वेयर से कम होता है, कोल्ड रिजर्वेयर होता है, ठीक है। तो ये 3 इस तरह से कंपोनेंट्स आप मान के चल सकते हो। तो वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो हॉट रिजर्वेयर यानी कि सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसमें कुछ एनर्जी जो होती है, जो भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो वर्क में कन्वर्ट होती है, और कुछ पार्ट जो होता है वो किस में चला जाता है, सिंक में। हम मानते हैं कि यहाँ पे सोर्स ने जो हीट सप्लाई करी है वो कितनी है, Q1, वर्किंग सब्सटेंस ने कितना वर्क किया यहाँ पर, W, और जो हीट यहाँ पर वर्क करने के बाद रह गई है, जो सिंक में चली गई है, वो कितनी है, Q2। तो यहाँ से क्लियर है, अगर एक आइडियल कंडीशन आप लेकर चलते हो तो Q1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W प्लस Q2 के इक्वल होगा। कुछ पार्ट Q1 का किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क डन में, और कुछ पार्ट जो है वो सिंक में ट्रांसफ़र हो गया है। यानी कि अगर वर्क डन आप निकालना चाहो यहाँ पर तो कितना वर्क होगा, Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। और अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे, एफिशिएंसी क्या होती है कि जो भी आपने हीट सप्लाई की है उस हीट सप्लाई के रेस्पेक्ट में कितनी एनर्जी का जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, 100% हो रही है या उससे कम हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो जैसे कि आपका जो ये है सेकेंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या कहता है कि 100% हीट एनर्जी, हम किसी भी हीट एनर्जी को, हीट इंजन को इस तरह से डिज़ाइन नहीं कर सकते कि वो 100% हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो 100% तो यहाँ से नहीं आएगी, लेकिन हम इसको आइडियल कंडीशंस लेके, जैसे कि अभी इसके बाद बताऊंगी कार्नोट साइकिल में क्या होता है, तो वो एक आइडियल हीट इंजन होता है जिसमें हम मैक्सिमम हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर पाते हैं वर्क डन में। तो एफिशिएंसी आप कैसे निकाल सकते हो, वर्क जो भी सप्लाई की है आपने हीट की, यानी कि वर्क डन पर यूनिट सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। तो क्या सप्लाई किया आपने, Q1 सप्लाई किया, वर्क कितना हुआ, Q1 माइनस Q2, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो कि जो भी आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उसका कितना % पार्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। कार्नोट इंजन क्या होते हैं, जो कार्नोट साइकिल पे बेस्ड इंजन होते हैं उनको हम कार्नोट इंजन कहते हैं। कार्नोट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिवाइस किया था। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, कार्नोट साइकिल क्या है, एक तरह का हीट इंजन हम कह सकते हैं कि जो ऐसा हीट इंजन जो कि कार्नोट साइकिल पे बेस्ड बनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम ये मान सकते हैं, देखो हीट इंजन में आपने क्या लिया था, सोर्स होती है, वर्किंग सब्सटेंस होता है और सिंक होता है। तो कार्नोट साइकिल में ये जो वर्किंग होती है वो साइक्लिक ऑर्डर में होती है। दैट मीन्स सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब, वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होगा, वर्क होगा, कुछ एनर्जी वो क्या करेगा, सिंक में भेज देगा, और जब ये वर्क करेगा यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो वर्क ये कर रहा है
उसके बाद ये वापस अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाएगा जब एक पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, यानी कि अब वो प्रोसेस क्या होगा, दोबारा से रिपीट होगा। तो यहाँ पर क्या है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, हीट का लॉस कम होता है, तो जो एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की, जो कार्नोट साइकिल पे बेस्ड बनाए जाते हैं उनकी सबसे ज़्यादा होती है। वर्किंग सब्सटेंस में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, आइडियल गैस लेकर चलते हैं, यानी कि परफेक्ट एक गैस लेकर चलेंगे। और जो सिलेंडर होता है जिसमें ये फिटेड होता है उसकी वॉल्स कैसी होंगी, परफेक्टली एडियाबैटिक, यानी कि हीट लॉस वहाँ से नहीं होगा। बेस में कोई भी इंसुलेटिंग पैड लगा देते हैं। इंसुलेटिंग मतलब जहाँ से हीट मूव नहीं कर सकती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो बेस में, सिलेंडर के बेस में हम क्या लगाकर चलते हैं, इंसुलेटिंग पैड लगाकर चलते हैं। और वॉल्स भी उसकी कैसी होती हैं, परफेक्टली एडियाबैटिक होती है, यानी कि वहाँ से भी हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। और जो पिस्टन होता है, क्योंकि पिस्टन उसमें क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा, वो भी परफेक्टली फ्रिक्शन लेस बनाया जाता है, या कह सकते हो मिनिमम फ्रिक्शन के साथ बनाया जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर होगा तो उससे भी हीट एनर्जी का लॉस वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस अगर इंजन के अंदर है तो उसमें जो इंजन होता है वो क्या करेगा, अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमम देगा। तो यहाँ पे अगर कार्नोट साइकिल पे बेस्ड इंजन है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग की क्या प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है या जो मशीनरी आप यूज़ करते हो वो कोल्ड स्पेस से क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करती है, एक्सट्रैक्ट कर लेती है और उसको बाहर, यानी कि एटमॉस्फेयर या कह सकते हो हायर टेम्परेचर वाले स्पेस में ट्रांसफ़र कर देती है। तो क्योंकि आपका जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है कि हम किसी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट एनर्जी को बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स जो होते हैं, एसी होते हैं, उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करते हैं, जो भी आपका कोल्ड स्पेस है, जैसे रेफ्रिजरेटर है उसमें अंदर का जो टेम्परेचर है वो आपको मिनिमम क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, डिक्रीज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पर वो जो कोल्ड स्पेस है उससे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ डालना है, बाहर के एटमॉस्फेयर में अगर हमें डालना है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं। हमने मान लिया ये मशीनरी है, ये इसका कोल्ड स्पेस हो गया जहाँ पर हमें टेम्परेचर को मिनिमम मेंटेन करना है। तो क्या करेगा, मशीन क्या करेगी, हीट को कोल्ड स्पेस से एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लेगी। हमने मान लिया कितना अमाउंट एक्सट्रैक्ट किया है, QC कोल्ड स्पेस से। अब इसको यहाँ से हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल सोर्स की, जो हम क्या यहाँ पर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल पावर ले रहे हैं। तो अब ये मशीन जब ये हीट एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कितना वर्क होगा वो हमने क्या मान लिया है, W, ठीक है। अब ये जो भी वर्क होगा और मशीन की जो भी एनर्जी आगे की तरफ, यानी कि जो भी इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी QC, ये क्या होगा, यहाँ पर गई मशीनरी में, मशीन पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या करा, वर्क किया, दोनों कंबाइन होके अब किस में चली जाएंगी, बाहर एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे क्या है, हायर टेम्परेचर है। दैट मीन्स टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, QC प्लस W, जो भी वर्क हुआ है, जिसको हमने क्या मान लिया है, Q0 मान लिया है यहाँ पर। तो ये जो Q0 अमाउंट की हीट है वो बाहर एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर हायर टेम्परेचर है अंदर से, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर यहाँ से हम क्या देखें, वर्क डन, तो वो उसकी वैल्यू आएगी Q0 माइनस QC। तो जैसे हीट इंजन में हम क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, ऐसे ही रेफ्रिजरेशन में या AC में की परफॉर्मेंस देखने के लिए हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि COP। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब यही है कि कितनी परसेंटेज तक, कितने एक्सटेंट तक वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट वो दे रहा है, या कितना कोल्ड स्पेस से कितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसकी है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, जो भी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना वर्क इलेक्ट्रिसिटी से वहाँ पर हो रहा है, तो वो पर यूनिट वर्क डन जो भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है वही क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। क्लियर।